एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि हम प्रैक्टिस सीरीज़ 1 मैंने लॉन्च किया है, जिसके तहत मैं आप सभी को हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपके डाउट्स और आपके कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ डिफरेंट क्वेश्चन के हेल्प से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं। आज हमारा ये चौथा वीडियो सीरीज है जो केवल और केवल हड़प्पा सभ्यता के बारे में है दोस्तों। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। होपफुली आप सभी को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अच्छा, मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि अगर आप किसी प्रकार का सीजी व्यापम, पीएससी, एसएससी, यूपीएससी, शिक्षक भर्ती, सीटेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टीम के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगैन। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर में। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है ये पिछले प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज का। तो इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है, राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा दोस्तों। तो राजसूय यज्ञ का उद्देश्य था राज्य अभिषेक करना। जब किसी राजा के बेटे का राज्याभिषेक किया जाता था, यानी उसे उसका तिलक वंदन किया जाता था, तब उससे पहले राजसूय यज्ञ आरंभ किया जाता था दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन क्या था? अश्वमेध यज्ञ जो है दोस्तों, यह यज्ञ जो है अर्जुन के टाइम पे भी स्टार्ट होता महाभारत में, और यह रामायण के समय भी आपने देखा होगा। ओके दोस्तों, तो आप ये चारों ऑप्शन में से अटेम्प्ट कीजिए कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, और मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा दोस्तों। तो राजसूय यज्ञ तो आपने जान गए कि राज्याभिषेक के लिए होता है। अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन क्या है? अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन होता है दोस्तों राज्य के विस्तार के लिए। इस यज्ञ में क्या होता है, ये घोड़े को छोड़ देते हैं दोस्तों। जिस जिस राज्यों से यह घोड़ा जाता है, वह राज्य जो है, जो अश्वमेध यज्ञ चला रहा होता है, उस राजा का हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई राजा उस घोड़े को रोक दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिसने घोड़ा छोड़ा है और जिसने घोड़ा रोका है, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है दोस्तों, और तब होता है युद्ध। तो क्या सर इतिहास में ऐसी कोई घटना है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले सकते हो। जब अर्जुन के यहाँ अश्वमेध यज्ञ चलाया गया था दोस्तों, तब उसका घोड़ा जो है आगे बढ़ रहा था। तब छत्तीसगढ़ के ही आरंग प्रदेश के मोरध्वज ने उसके घोड़े को रोक दिया था। तब अर्जुन और उसके बीच में युद्ध हुई थी, जिसमें अर्जुन की पराजय हुई थी दोस्तों। और इसके आगे की कहानी जाननी है तो वो हमारे हिस्ट्री के लेक्चर में मिलेगी, जो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है दोस्तों। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में किस नदियों को नदियों की माता कहा जाता है? तो आप अटेम्प्ट कीजिए। क्या गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती या सिंधु नदी है? होपफुली आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे दोस्तों, और मुझे पता है मोस्टली लोगों का एरर भी हो गया होगा इसमें। कई लोगों ने यहाँ गंगा पे टिक लगाया होगा, लेकिन ऋग्वेदिक काल में दोस्तों उस समय तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात होती थी और वह हड़प्पा सभ्यता की बात होती थी, और वहाँ तो गंगा नदी का उद्गम ही नहीं था दोस्तों। तो फाइनली इसका सही आंसर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कहाँ है? सरस्वती नदी जो है दोस्तों वो सूख चुकी है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की इकाई क्या थी? तो सबसे न्यूनतम इकाई को बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि वैदिक समाज की न्यूनतम इकाई क्या थी या इकाई क्या थी। तो देखिए दोस्तों, आप अटेम्प्ट कीजिए इसका। होपफुली आप इसका आंसर अटेम्प्ट कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों जन। वैदिक समाज की जो सबसे न्यूनतम इकाई है उसका आंसर है जन। ओके दोस्तों, जन के बाद जनपद आता है और जनपद से महाजनपद बनता है दोस्तों। इस तरीके से एक राज्य की स्थापना होती थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक काल में पुरोहित को क्या कहा जाता है? क्या उसे रत्कार कहते हैं, आचार्य कहते हैं, होत्री कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं? होपफुली आप इसका आंसर अटेम्प्ट कर चुके होंगे। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। मोस्टली इस क्वेश्चन में भी आप लोगों का गलत आंसर हुआ होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है होत्री। तो वैदिक काल में पुरोहित को होत्री के नाम से जाना जाता था, आचार्य नहीं कहा जाता था। आचार्य तो मध्ययुगीन काल में कहा जाने लगा, या जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है उसके अंतिम पड़ाव पर, यानी कि परवर्ती प्राचीन काल के दौरान जो है आचार्य कहा जाने लगा। ओके दोस्तों, लेकिन वैदिक काल के समय
पुरोहितों को होत्री के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो वैदिक समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार, आप अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों क्वेश्चन। होपफुली आपने सही आंसर टिक लगा लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कर्म आधारित। वैदिक समाज देखिए 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय हुआ करते थे दोस्तों, ये क्या काम करते थे? बेसिकली इनका काम युद्ध करने का होता था। उसके बाद जो ब्राह्मण हुआ करते थे, बेसिकली ये लोगों को पढ़ाने का काम करते थे, उनको ज्ञान देने का काम करते थे। उसके बाद जो वैश्य आए दोस्तों, ये मोस्टली जो है व्यापारी हुआ करते थे। इसके बाद जो शूद्र आए दोस्तों, ये इन तीनों जो कम्युनिटी थी इनकी सेवा करते थे दोस्तों। ओके, तो ये कर्म आधारित था। अगर मान लीजिए क्षत्रिय का बेटा है, वो ज्ञान देने का काम करता है, जैसे कि सिद्धार्थ, ओके दोस्तों, तो फाइनली उसे ब्राह्मण माना जाता था, जो कि आगे जाके गौतम बुद्ध बन गए। और अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है और वो लड़ने का काम करता है, जैसे कि परशुराम जी, तो उसे क्षत्रिय माना जाता था। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कर्म आधारित था। आप जैसा कर्म करोगे वैसी आपकी वर्ण व्यवस्था होगी, ये जो कि बहुत अच्छी थी दोस्तों। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋग्वैदिक आर्य किस धातु को नहीं जानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य जो है लोहा को नहीं जानते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ गई, घट गई, समान रही या समाप्त हो गई? होपफुली आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों राजा की शक्ति बढ़ गई थी, क्योंकि तब के समय पे आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हर्षवर्धन राजा का उद्गम हो चुका था, और उसके बाद उनके जो पुत्र हैं अजातशत्रु, जो कि बौद्ध काल के आसपास में उन्होंने क्या किया था, हर्षवर्धन को, अपने ही पिता को बंदी बना लिया था। ओके दोस्तों, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी अजातशत्रु के द्वारा हुई, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था। हर्षवर्धन ने अपनी हत्या खुद कर ली थी, ताकि उनके बेटे को पितृ की हत्या से मुक्ति मिल जाए दोस्तों। तो इसी तरीके का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जानने के लिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक काल में सभा का क्या कार्य था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैदिक काल में सभा का क्या कार्य था? तो आइए अटेम्प्ट करते हैं। क्या वो युद्ध निर्णय करते थे? क्या वो न्याय एवं परामर्श करते थे? क्या वो कर संग्रह करते थे, कर यानी टैक्स कलेक्ट करते थे? क्या वो अनाज के भंडारण के बारे में बात करते थे? तो होपफुली आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, न्याय एवं परामर्श की बातें करते थे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 4 है। ये सभी को पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अथर्ववेद का प्रमुख विषय क्या है? तो अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों क्वेश्चन को। क्या वो यज्ञ के लिए होता था, संगीत के लिए, जादू टोना के लिए या युद्ध के लिए होता था? तो अथर्ववेद का मुख्य विषय होता है दोस्तों जादू टोना। इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? वैदिक युग में शिक्षा का मुख्य केंद्र कहने का मतलब लोग शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाया करते थे? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। होपफुली आप इसको बना चुके होंगे। इसका करेक्ट आंसर है गुरुकुल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो शब्द वैदिक काल में प्रतीक था। ये आप अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। गो का मतलब क्या युद्ध होता था, क्या धन होता था, क्या बलिदान, या क्या शिक्षा होता था दोस्तों? होपफुली आप इसको अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो गो का मतलब होता था दोस्तों वैदिक काल के दौरान क्या होता था दोस्तों? बलिदान। ओके दोस्तों, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका मतलब बलिदान नहीं होता था, युद्ध होता था। गो का मतलब युद्ध होता था दोस्तों वैदिक काल के दौरान। और उस टाइम पे बलि नाम का, जब आप मध्य युगीन में पहुंचेंगे या फिर अंतिम पड़ाव पे पहुंचेंगे प्राचीन युग के, जब आप गुप्त काल वगैरह देखते हैं, कुषाण काल देखते हैं, तब उस टाइम पे बलि नाम का कर एक लिया जाता था। और बलि का मतलब किसी जीव की हत्या करना नहीं होता था। बलि नाम का टैक्स होता था, जिसमें कि वो लोग टैक्स कलेक्शन करते थे, ना कि हत्या करना। वो तो कुछ लोग हैं जो अपने लोभ में, अपने लालच में जीवों की हत्या करते हैं और ये कहते हैं कि माता ने मांगा है इसलिए हम बलि दे रहे हैं। तो माता मांगती जरूर है दोस्तों, लेकिन वो राक्षसों का खून मांगती है, निर्दोष पशुओं का खून नहीं मांगती। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, वैदिक देवता इंद्र को क्या कहा गया था? तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्या वो अग्नि के देवता थे, युद्ध के देवता थे, जल के देवता थे या ज्ञान के देवता थे? होपफुली आप इसका आंसर अटेम्प्ट कर चुके होंगे। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों युद्ध के देवता। कभी भी उस समय जो है दोस्तों वैदिक काल के दौरान पे अगर कोई युद्ध करने जाता था तो पहले इंद्रदेव की पूजा करते थे, तो उन्हें तूफान का देवता के साथ साथ युद्ध का देवता भी कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30,
जिसमें कहा गया है वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी दोस्तों? क्या वो बहुत उच्च थी, क्या निम्न थी, क्या समानता आधारित थी, या फिर दासतापूर्ण थी? तो होपफुली दोस्तों आपको अब तक का लेक्चर हमारा ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। हम इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं दोस्तों। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको कुछ क्वेश्चन दिया था और आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दिया है दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा कि आपके लिए हम जो कंटेंट लेके आ रहे हैं क्या वो आपके लिए लाभदायक है या नहीं। और हाँ, आपको अगर किसी और प्रकार का कोई चेंजेस चाहिए या किसी और सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, या हमारा नंबर तो है आपके पास, आप हमें DM भी कर सकते हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।